नमस्कार, मैं डॉक्टर शशिलता पुरी हूँ। मैं कानोडिया पीजी महिला महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग से सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष हूँ। मैंने लगभग 40 वर्ष तक राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया है। वर्तमान में मैं राजस्थान विश्वविद्यालय, जिसका लोकप्रिय नाम रूआ है, की अध्यक्ष हूँ। रूआ एक गैर राजनीतिक समानता समर्थक महिला संगठन है जो कि लगभग 50 वर्ष से इस क्षेत्र में 50 सालों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसके सदस्य राजस्थान विश्वविद्यालय, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एंड और अफिलिएटेड कॉलेजेस के महिला शिक्षक, महिला कर्मचारी, पुरुष कर्मचारियों की पत्नियां, शोध छात्र, यूजी और पीजी के युवा छात्र इसके सदस्य हो सकते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं की रूआ के उद्देश्यों में रुचि है, प्रतिबद्धता है, वे भी सीमित संख्या में इसके सदस्य बन सकते हैं। वर्तमान में इसके लगभग 500 सदस्य हैं। रूआ के उच्च शिक्षा से जुड़े हुए प्रबुद्ध सदस्यों के योगदान से रूआ राजस्थान का एक बहुत प्रतिष्ठित महिला संगठन है। इसके सदस्य इसके विभिन्न प्रकोष्ठों में के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं, जिससे कि रूआ महिला कल्याण की एक वृहद योजना के रूप में परिणत हो जाती है। आज मैं आपको रूआ के सबसे प्रतिष्ठित, विशेष और आवश्यक प्रकोष्ठ शक्ति स्तंभ की जानकारी दूंगी। मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ, मेरा ये सौभाग्य था कि मैंने लगभग 1 दशक तक 10 साल से भी अधिक इस प्रकोष्ठ में कार्य किया है। शक्ति स्तंभ नाम रूआ की एक वरिष्ठ सदस्य, जो कि स्वतंत्रता सेनानी, ताम्रपत्र से सम्मानित कवयित्री व लेखिका थी, श्रीमती अपराजिता भल्ला, उनके द्वारा दिया गया है, जो कि इसके उद्देश्यों के अनुरूप है। ये वह निवास स्थान है जिसमें बेघर, पीड़ित, शोषित महिलाओं को संबल प्राप्त होता है। राजस्थान विश्वविद्यालय की जागरूक महिलाएं, जो कि पितृसत्तात्मक परिवारों के लैंगिक भेदभाव से परिचित थी, जिन्हें मालूम था कि हमारे परिवारों में बहु बेटियों के साथ लैंगिक भेदभाव होता है। स्वयं जो माता पिता हैं, वे अपनी बेटी को पराया धन समझते हैं, बेटा उनके लिए अपना धन होता है। और जब ये बेटी ससुराल में जाती है तो ससुराल वाले भी उसे पराई घर से आई हुई पराई स्त्री मानते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों की शिकार जो अत्याचार सहती बहू होती है, माता पिता, स्वयं सगे माता पिता भी उसे अपने घर में शरण देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ससुराल वाले भी इस कटु वास्तविकता से परिचित होते हैं। उन्हें भी मालूम होता है कि आखिर ये जाएगी तो जाएगी कहाँ, पीहर में उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। स्वयं शोषण सहती हुई पीड़ित बहू भी जो है, वो भी यह सोचती रहती है कि आखिर मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कहाँ, और कई बार उसकी ये निराशा या उसकी हताशा या बेबसी उसके लिए जानलेवा भी सिद्ध हो जाती है। रूआ के जो जागरूक सदस्य थे, वे ये चाहते थे कि जयपुर में एक ऐसा निवास स्थान हो जहाँ पे कि इस प्रकार की बेघर, बेसहारा, निस्सहाय महिलाओं को रखा जा सके और उनकी जान की सुरक्षा की जा सके। कई बार रूआ सदस्यों ने इस प्रकार की बेघर महिलाओं को अपने घरों में भी रखा, परंतु इसमें कई कानूनी बाधाएं थी, जटिलताएं आ जाती थी, इसलिए वो इसमें नहीं रख सकते थे। 15 अगस्त 1987 में रूआ सदस्यों की इस संकल्पना ने साकार रूप लिया, जबकि शक्ति स्तंभ की स्थापना हुई और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड नई दिल्ली के द्वारा इसमें अल्पावास गृह के संचालन की स्वीकृति प्राप्त हुई। फ्रेंड्स, ये रूआ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय यह जयपुर शहर का पहला और एकमात्र अल्पावास गृह था जिसमें भारत के किसी भी कोने से, भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की फ्रेंड्स, यह रूआ की एक बड़ी उपलब्धि थी। उस समय जयपुर शहर में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र अल्पावास गृह था जिसमें भारत के किसी भी कोने से या भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी धर्म या जाति की बेघर, निस्सहाय महिला आकर के शरण ले सकती थी। शक्ति स्तंभ के दरवाजे 24 घंटे खुले रखने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि घर छोड़ने को मजबूर या विवश की जाने वाली महिला कभी भी इसमें आकर के शरण ले सकती थी। तो इसमें प्रवेश लेते ही तत्काल उसे यहाँ पे आश्रय नहीं, केवल आश्रय ही प्राप्त नहीं होता था, बल्कि भोजन, वस्त्र, अन्य सुविधाएं उसको प्रदान की जाती थी। ये
वास्तव में रुआ सदस्यों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भी थी। अब उन्हें इस बात को लेकर के वे निश्चिंत थे कि कोई भी अकेली महिला बेसहारा नहीं रहेगी जो कि उसकी बर्बादी का कारण बन जाए। वह इसमें उसके लिए जीवनदायिनी एक स्थान उसके लिए साबित हो सकता था। लगभग 25 वर्ष तक रुआ ने अल्पावास गृह का संचालन एक किराए के मकान में किया। ये एक छोटा आवास था, इसमें सुविधाएं भी नहीं थी, परंतु फिर भी रुआ के प्रतिबद्ध व समर्पित सदस्यों ने पीड़ित महिलाओं के लिए, शोषित महिलाओं के लिए घर के बाहर एक घर की संपूर्ण व्यवस्थाएं उनको प्रदान की। इस घर के असुविधाओं के कारण रुआ के सदस्य निरंतर ये प्रयास कर रहे थे कि इस प्रकार की महिलाओं के आवास की एक अच्छी सुविधा प्राप्त हो, एक अच्छा स्थान रहने को प्राप्त हो। इसके लिए उनका निरंतर प्रयास किया जा रहा था। फरवरी 2012 में इन प्रयासों को सफलता मिली जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार ने सतीश चंद्र वाचनालय, जो कि जनता कॉलोनी में स्थित है, इस भवन को शक्ति स्तंभ के संचालन के लिए रुआ को आवंटित किया। रुआ की वरिष्ठ सदस्य जो उस वक्त तत्कालीन अध्यक्ष थी प्रोफेसर डॉक्टर मालती गुप्ता और प्रोफेसर पवन सुराना जो पूर्व अध्यक्ष रही थी, उन सब के इसमें काफ़ी उन्होंने प्रयास किया जिससे कि हमें परिसर प्राप्त हुआ। ये परिसर काफ़ी बड़ा है और स्वाधार गृह की जो मापदंड है उतना इसमें खुला स्थान है, ये हरियाली युक्त है। इसमें एक सामूहिक रूप से बड़ी संख्या में निवासियाँ सामूहिक रूप से रह सकती हैं। उनके रहन सहन, खान पान, खेलकूद व मनोरंजन की पूरी व्यवस्था इसमें की जाती है। स्वाधार गृह की नीति के अनुसार इसमें भर्ती के कुछ नियम भी हैं। यद्यपि आपातकाल में इसमें जो भी इच्छुक महिला है, जो भी इसमें आकर के रहना चाहती है, बेघर है, बेसहारा है, हम उसे तत्काल शरण देते हैं, परंतु उसके बाद उसके लिए जो निर्धारित केंद्र है उसको उसमें भेजे जाने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की आयु की महिलाएं रह सकती हैं। इसलिए नाबालिग या वृद्ध महिलाओं को उनके लिए निर्धारित केंद्रों में भेजा जाता है। अगर कोई स्पेशली डिसेबल्ड है उनके लिए उनकी संस्थाएं हैं, HIV से पीड़ित है तो उनके लिए अलग संस्थाएं हैं। ये सब हम 3 दिन के भीतर जब उनकी मेडिकल जांच की जाती है, स्वाधार गृह में आने वाली प्रत्येक महिला की तीसरे दिन के भीतर मेडिकल जांच करवा ली जाती है और अगर उनकी कोई विशेष बीमारी है तो उसका भी उसमें आ जाता है। ये देखा जाता है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत नहीं होती हैं, उनकी अवहेलना भी करती हैं, इसलिए स्वाधार गृह में उनके स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत हैं। और यहाँ न केवल उनकी सामान्य जांच होती है, इसमें प्रत्येक सप्ताह डॉक्टर के विजिट करने की व्यवस्था की गई है। 2 हफ्ते जो है यहाँ पर सामान्य चिकित्सक आते हैं और 2 हफ्ते यहाँ पे मनोचिकित्सक आते हैं। जो भी महिला घर छोड़कर आती है, ये हमें मानना पड़ेगा कि घर छोड़ना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, ये एक बड़ी त्रासदी है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए जिनके अंत्यस्थल में घर अपना उसका एक बहुत स्थान होता है। बचपन से जो गुड़ियों का खेल खेलती हैं उनके लिए घर छोड़ना जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी होती है। इसलिए जब वे स्वाधार गृह में प्रवेश लेते हैं उस समय उनकी मानसिक स्थिति बहुत सही नहीं होती है, इसलिए उन्हें तत्काल मनोवैज्ञानिक उपचार दिया जाता है। उन्हें अपनापन, सहानुभूति दे करके उन्हें पहले तसल्ली दी जाती है। एक आने वाली जो महिला है उसके लिए एक अनजाना डर होता है, एक अनजाने लोगों के बीच में रहना होता है, इसलिए सबसे पहला कार्य उनको एक ये तसल्ली देना होता है कि यहाँ पर उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। स्वाधार गृह की अधीक्षिका का जो परिसर है वो भी इसके अंदर ही रखा गया है ताकि वह उनकी लगातार देखरेख कर सके, उनके हर प्रकार की व्यवस्था की जा सके। स्वाधार गृह में आने वाली प्रत्येक महिला की सुरक्षा की सबसे बड़ी जो है हम ध्यान देते हैं, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता भी है। सरकार भी ये चाहती है कि जैसा हम सुनते हैं कई अन्य नारी निकेतनों में या महिला सदन वगैरह में उनकी सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है, वैसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ पे 24 घंटे गार्ड की व्यवस्था की गई है जो कि जिसके अनुमति से ही आते हैं। CCTV कैमरे लगे हुए हैं, कोई भी उनसे बच नहीं सकता है। स्वाधार गृह के जो अंदरूनी आंतरिक जो क्षेत्र है उसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। भर्ती नियमों के अंतर्गत इसमें यहाँ तक इतना अधिक है कि 12 वर्ष से अधिक आयु के बेटे को भी माँ अपने पास नहीं रख सकती है। बच्चों को रखने की व्यवस्था की गई है क्योंकि जब कोई माँ अपने बच्चों को छोड़कर आती है तो उसकी सबसे बड़ी जो उसका ध्यान है अपने बच्चों की तरफ रखा जाता है, इसलिए
बच्चों को उनके अपने साथ रखने की व्यवस्था की गई है। नाबालिग बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो उसके साथ रह सकती है। हालांकि 18 वर्ष के बाद वे स्वयं स्वतंत्र रूप में भी इसके सदस्य बन सकती है, परंतु बेटा 12 वर्ष से बड़ा नहीं होना चाहिए। उन्हें अगर ऐसा होता है तो उनके बाल जो गृह हैं उनमें भेजे जाने की उनकी व्यवस्था की जाती है ताकि वो निश्चिंत हो जाए। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जब होते हैं तो उनका ये यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि उन्हें बाल कक्ष के रूप में हमने उनकी व्यवस्था की रखी है, जिसमें कि जो सीनियर मान लीजिए पहले से पढ़ी लिखी जो निवासिनियाँ हैं वो उन्हें पढ़ाने का काम भी करें ताकि उनकी जो स्कूल की व्यवस्था है वो भंग नहीं हो। हमने कई बार ये भी प्रयास किया है कि बच्चों को हम स्कूलों में भेज सकें, परंतु आजकल जो सरकारी नीति है उसमें जो मध्य उसमें सेशन में आती हैं उनके बच्चों को एडमिशन नहीं दी जा सकती है। हमने सरकारी स्तर पर बहुत प्रयास भी किए थे, परंतु ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए हम एक वैकल्पिक योजना के रूप में बच्चों को यहीं पे पढ़ने की व्यवस्था करते हैं। उनके लिए पूरा एक अलग से कमरा हम तैयार करते हैं। एक लाइब्रेरी भी हमने यहाँ पे बना रखी है जिसमें कि जो लड़कियाँ पढ़ाई बीच में छोड़ के आती हैं वो अपनी पढ़ाई को जारी कर सकें। स्वाधार गृह में प्रवेश लेने वाली जो पीड़िताएँ हैं, शोषण का शिकार हैं, सामान्यतया वे या तो बेमेल विवाह से दुखी होती हैं या उनका बाल विवाह हो जाता है या वो स्वेच्छा से उनके विवाह में उनमें बाधा आ जाती है। कई बार यौन शोषण की शिकार बलात्कार पीड़ित आती हैं। हम यहाँ पे जेल से रिहा होने वाली उन महिलाओं को भी शरण देते हैं जिनके पास कोई आर्थिक या सामाजिक कोई सहयोग नहीं, जिनके माता पिता उनको रखने को तैयार नहीं होते हैं, या जिनके पास कोई भी आर्थिक या सामाजिक सुरक्षा नहीं है, जिनको नहीं रखते हैं, वो यहाँ पर महिलाएं आकर के रख सकती हैं। और इसके लिए हम लगातार प्रचार भी करते हैं। एक विशेष हमारा इसमें सेल है जो कि गली मोहल्लों में जाकर के स्कूलों में, कॉलेजेस में प्रतिवर्ष हमारे द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया जाता है। सबको बताया जाता है, पोस्टर छपवाते हैं हम इसमें, ताकि कोई भी महिला कभी अकेली नहीं रहे, निराशा में अपनी जान लेने के लिए तैयार नहीं हो जाए। इसके लिए हम इसकी व्यवस्था करते हैं। स्वाधार गृह में प्रवेश लेने वाली प्रत्येक महिला की सूचना हमारे थाने में भेजी जाती है ताकि किसी प्रकार की कोई कानूनी परेशानी नहीं हो। इसके बाद जब वो डिस्चार्ज होकर के जाती है तो भी हम उसकी सूचना थाने में देते हैं। केवल मात्र यहाँ पर महिलाओं को रहने का स्थान नहीं मिलता है या केवल वस्त्र या भोजन ही नहीं दिए जाते हैं, बल्कि जिस समस्या को लेकर के वे आती हैं, हमारा उद्देश्य ये होता है कि महिला पुनः आत्मसम्मान से जी सके, गरिमापूर्वक जीवन जिए। इसलिए हमें उसके पुनर्वास की भी पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके लिए हमारा एक पुनर्वास केंद्र है जो कि महिलाओं को विभिन्न कौशल के तरीके सिखाते हैं। हम समय समय पे कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। महिला का हम देख लेते हैं कि उसकी रुचि क्या है। ये दोहरा काम करता है। महिला जब यहाँ से डिस्चार्ज होकर के जाती है तो एक तो उसके लिए पुनर्वास की सुविधा उसको प्राप्त हो जाती है, अपना धन कमा सकती है, आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन सकती है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि ये उसके एक प्रकार से उसके जो तनाव है उसको रिलैक्स करता है, उसको सहूलियत देता है। अन्यथा वह केवल खाली बैठ कर के वह अपने तनाव में अगर रहेगी तो ये हमारे लिए सही नहीं होता है। इसीलिए हमने, चूँकि रुआ एक शिक्षित वर्ग का एक संगठन है जिसमें कि हमने पूरा एक मनोविज्ञान विभाग, राजस्थान के मनोविज्ञान विभाग के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो सब अपनी सेवाएं देती हैं। पूरा हमारा पैनल है, वो सप्ताह में या उससे अधिक समय पे भी जो भी महिलाएं हैं उनको आकर के अपनी सेवाएं देते हैं, क्योंकि उनका तनाव कम करना, उनमें एक आत्मसम्मान पैदा करना और ये उनकी निराशा से उन्हें बाहर ला करके उन्हें पुनः अपने जीवन के मार्ग पे लेके आना हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो कि उन्हें प्राय घर पे नहीं मिलता है। वो चूँकि उन्हें माता पिता या ससुराल में एक हीनता का भाव प्राप्त होता है, वो अपना आत्मसम्मान भी खो देती हैं। यहाँ पर रह करके उन्हें इस प्रकार के दुष्चक्र से निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं उनके निराकरण के लिए हमारे यहाँ पर उनके लगातार प्रवेश लेने के तुरंत बाद उनके परिजनों के साथ मीटिंग की जाती है। भर्ती के समय ही प्रत्येक जो महिला होती है उसको एक हम प्रवेश पत्र देते हैं जिसमें वह अपनी पूरी जानकारी देती है।
यहाँ तक कि चूँकि स्वाधार गृह योजना से उन्हें कई लाभ और सेवाएं प्राप्त होती हैं, इसलिए आधार संख्या उसमें अंकित करना भी आवश्यक हो जाता है। किसी प्रकार का हमारी जो संस्था है ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। इसमें प्रत्येक आने वाली जो महिला है उसका रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उनको जो सुविधाएं दी जाती हैं वो उसमें लिखा जाता है, और ये नहीं हो सकता है कि उसके लाभ और सेवाएं हम किसी और को उसमें दे दी जाएं। तो ये विशेष रूप से इसके ऊपर हम कार्य करते हैं। और चूँकि उसके परिजनों की हमारे पास सूची होती है, कई बार महिला बेमेल विवाह की शिकार होती है या बाल विवाह नहीं करना चाहती है, वे आगे पढ़ाई करना चाहती है परंतु उसके माता पिता उसे इसकी अनुमति नहीं देते हैं, या वह स्वेच्छा से विवाह करना चाहती है। हमारा जो उद्देश्य है, स्वाधार गृह का एक उद्देश्य है जो कि सामान्यतया महिला संगठनों के बारे में एक आम व्यक्ति की धारणा होती है कि ऐसे महिला संगठन परिवारों को तोड़ते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा उद्देश्य परिवार को जोड़ना है और पूरे परिवार की सहमति से, उनके आशीर्वाद से महिला को समझाया जाता है, उनके साथ बैठक की जाती है, परिवार को भी ये समझाया जाता है कि आपके बच्चे हैं और इनके जो ये चाहते हैं कानूनों के अंतर्गत उन्हें वक्त दिया जाए। बाल विवाह का जो शिकार होती है माता पिता को समझाया जाता है कि गैर कानूनी कार्य है और जहाँ ये चाहती है उसमें उसका विवाह किया जाए। और ये हमारी बहुत खुशी की बात है, हमारी इसमें सफलता भी है कि जो अनुभवी हमारे रुवा सदस्य हैं उनके द्वारा ये बैठकें की जाती हैं और ये उनके समझाने का असर होता है और बहुत सारे लगभग अधिकांश हमारे जो इस प्रकार के केसेस होते हैं, प्रकरण होते हैं, वो सफल हो जाते हैं। महिला अपनी इच्छा अनुसार जहाँ शादी करना चाहती है उसके लिए माता पिता भी राजी हो जाते हैं। अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ाई के लिए करते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात ये भी मैं आपसे बताऊंगी कि चूँकि राजस्थान विश्वविद्यालय के महिला शिक्षक इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर आने वाली जो भी पीड़ित महिला है जो कि आगे पढ़ना चाहती है उसको प्रत्येक प्रकार की सुविधा दी जाती है। हमारे द्वारा उसे फॉर्म भरवाने के लिए कई बार ये सबसे बड़ा परिस्थिति पैदा हो जाती है कि उसके पास जब वो घर से आती है खाली हाथ आ जाती है, उसके पास अपने पूरे प्रमाण पत्र भी नहीं होते हैं। इसलिए स्वाधार गृह के द्वारा उसके परिजनों को ये समझाया जाता है कि इसके जो जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो हमको दिए जाएं ताकि उनके फॉर्म भरवाए जा सकें, समय पर परीक्षा दे सकें और उनकी परीक्षा देने के लिए उनकी पढ़ाई के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है। अलग से कमरों की व्यवस्था है। राजस्थान विश्वविद्यालय के संबंधित विभागों के शिक्षक उन्हें आकर के उन्हें समझाते हैं। किताबों की व्यवस्था की जाती है। जिस प्रकार परीक्षा तक जाने के लिए उनकी पूरी व्यवस्था होती है। मैं खुशी की बात है कि पिछले समय से कई छात्राओं ने यहाँ पे प्रथम श्रेणी लेकर के BA MA की परीक्षाएं देकर यहाँ से गई हैं। इसके अलावा जो स्कूल की पढ़ाई छोड़ कर के आ जाती हैं और वो आगे पढ़ना चाहती हैं उसके लिए उन्हें पूरी मदद दी जाती है। और चूँकि वे नियमित पढ़ाई नहीं कर पाती हैं तो उनके लिए ओपन स्कूल में फॉर्म भरवाने की व्यवस्था की जाती है ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें, क्योंकि शिक्षा जागरूकता का सबसे बड़ा है। और इससे हमारे सदस्य बहुत प्रसन्न भी होते हैं, खुश होते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती है तो उसको पूरी तरह की उसकी व्यवस्था की जाए। कई बार एक महिला को हमने पूरा MSW या दूसरे इस प्रकार के इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी करवाए हैं जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी होता है, क्योंकि ये एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि सरकार के द्वारा स्वाधार गृह स्कीम के अंतर्गत हमें इस तरह का पूरी अनुदान नहीं मिलता है। इसलिए रुवा की जो सफलता है उसके पीछे इसके सदस्यों के द्वारा समय समय पर दिए जाने वाली डोनेशन, वे अपना समय पूरा देते हैं। उसके साथ धन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से मदद करने के लिए वो तैयार रहते हैं, जो कि किसी प्रकार की असुविधा हो ये उनके द्वारा इसके ऊपर जो है ऐसा नहीं आने देते हैं। चाहे हमारी अनुदान, जैसा कि अनुदान आने में सरकारी अनुदान बहुत देर से प्राप्त होती है और ये सरकार के द्वारा हम लगातार चाहते भी हैं कि समय पे दी जाए, परंतु अगर हम स्वाधार गृह के ऊपर उनका खान पान, उनका रहन सहन की व्यवस्था देखेंगे, इसमें कभी भी कोई भी कमी नहीं आने दी जाती है। जैसे ही किसी सदस्य को पता चलता है कि यहाँ पर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो पहले से कह के रखते हैं कि हमें जो भी चाहिए आप हमें सूची बना के दीजिए ताकि किसी प्रकार की यहाँ पे कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये स्वाधार गृह में आने वाली प्रत्येक महिला को सूचना भी है। हम संदेश भी देना चाहते हैं इस माध्यम से कि
आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में अगर कोई भी ऐसी पीड़ित महिला है जो कि शोषण का शिकार हो रही है, जिसे अब उसके माता पिता भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो बेघर नहीं रहे, वो सड़कों पर अकेली नहीं घूमे, शक्ति स्तंभ के दरवाजे उसके लिए खुले रहें। यहाँ पे उसे पूरा अपनापन मिलेगा। ये घर के बाहर एक अपना घर जैसा यहाँ पे उसके लिए माहौल है, जहाँ पर वो आकर के रह सकती है, एक सामूहिक है। एक और बात जो मैं कहना चाहूँगी कि स्वाधार गृह में एक सामान्य घर जैसा वातावरण रखने का प्रयास किया जाता है। ये एक धर्मनिरपेक्ष संस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ पर सभी धर्मों के जातियों के महिलाएं आती हैं, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, और उनकी उपासना का भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। अगर उनके पास अपने उपासना के ग्रंथ नहीं होते हैं, हम उनकी भी कई बार व्यवस्था करते हैं, और ये सब मिलजुल करके रहें, ऐसा माहौल वहाँ पर इसमें चाहते हैं। हम दिवाली भी मनाते हैं, हम ईद भी मनाते हैं, हम मकर संक्रांति भी मनाते हैं, और गुरुद्वारे अगर की व्यवस्था भी होती है। हम इन सब प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था करना चाहते हैं। एक प्रकार से ऊपर भी जो चूँकि स्वाधार गृह में सब महिलाओं को अपना कार्य स्वयं करना होता है, इसकी उनको प्रेरणा भी दी जाती है। इसीलिए हम यहाँ पे स्पेशली एबल्ड जो महिलाएं होती हैं उनको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सबको अपना काम स्वयं करना होता है। और एक प्रकार से ये साझे घर की संस्कृति का यहाँ पालन होता है। सबको मिलजुल करके अपना खाना बनाना है, अपना मिलजुल करके कार्य करना है। इसके लिए चूँकि ये हम देखते हैं कि अधिकांश जो महिलाएं हैं वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार होती हैं। अभी बड़े बड़े घरों में भी बेटों के खिलाने के लिए पूरी व्यवस्था होती है, परंतु बेटियों के साथ ये निगलेक्ट किया जाता है उनका खान पान। इसलिए पूरे पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाती है। चाहे यहाँ पर हमें जो हमारी सरकारी अनुदान है वो भोजन के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु रुआ के सदस्यों ने इसके लिए विशेष अनुदान अलग से रखा हुआ है कि किसी प्रकार की भी यहाँ पे कमी नहीं होनी चाहिए। विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशुओं की माताओं के लिए हम विशेष भोजन की, दूध की, फलों की व्यवस्था करते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से वह कष्ट में नहीं रहे। यद्यपि स्वाधार गृह में नर्सिंग केयर की व्यवस्था नहीं है जिस प्रकार की है, इसके बावजूद यदि कोई गर्भवती महिला हमारे पास रह जाती है और उसके पास कोई सहारा नहीं होता है और वो यहीं पर रहना चाहती है, तो हमने इस प्रकार के भी हमारे पास उदाहरण है कि हमने यहीं पे उनको प्रसव की सुविधा दी, अस्पताल में उनकी पूरी व्यवस्था करते हैं। नवजात शिशु के लिए प्रत्येक प्रयास करते हैं, जो कि हमारे बाद में हमें बहुत संतोष का भी कारण बन जाता है। काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी होता है, क्योंकि इस प्रकार की यहाँ पर हमारा जो स्टाफ है वो भी इतना नहीं है। केवल मात्र एक ही यहाँ पर अधीक्षिका है जिसे कि 24 घंटे इनकी व्यवस्था करनी है। तो उसमें परंतु फिर भी अगर कोई महिला आकर के इस प्रकार की हमसे आग्रह करती है कि हमें ये लेना है, तो हम इसमें लेते हैं। तो ये काफ़ी इसमें चुनौतीपूर्ण कार्य भी होते हैं जो कि हम करना भी चाहते हैं। एक बहुत बड़ा सभी सदस्य, सबसे बड़ी बात है कि रुआ के सभी सदस्य अपना समय और अनुदान देकर इस बात की नज़र रखते हैं, इसकी देखरेख करते हैं कि कोई भी महिला किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित नहीं रहे। मैं एक बार पुनः इस वीडियोग्राफी के माध्यम से आज सबसे आग्रह करती हूँ कि स्वाधार गृह योजना का अधिक से अधिक प्रसार किया जाए। एक बात मैं अंत में ये भी कहना चाहूँगी कि अब ये स्वाधार गृह योजना का सरकारी स्तर पर फिर नाम बदलने वाला है। इसका नाम शक्ति सदन होगा, जो कि शायद थोड़ी सी और ज़्यादा प्रभावशाली होगी, और हम इसमें और भी अच्छे तरीके से और भी अधिक महिलाओं को इसमें शरण दे सकेंगे, कुछ और अधिक हमें सुविधाएं भी प्राप्त हो जाएंगी। तो इसलिए ये हमारा कार्य चलता रहे, हम सब इसमें कार्य करते रहें। मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें स्वाधार गृह की जो हमारा पता है, हमारे जो टेलीफोन नंबर हैं वीडियो के अंत में ये दिए जाएंगे, और सुनने वाले सभी इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार रहें, और हम सब इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी महिला अकेली व बेसहारा नहीं रहे, क्योंकि बाहर के वातावरण में सुरक्षित नहीं रहेगी। स्वाधार गृह के रूप में उसे एक सुरक्षित स्थान पर मिल सकता है, जहाँ प्रवेश लेते ही उसे तुरंत आश्रय मिलेगा, चिकित्सा मिलेगी, वस्त्र मिलेंगे, खाने पीने की व्यवस्था होगी। अगर उसके साथ बच्चे हैं उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी, उसे उनकी चिंता नहीं, आगे पढ़ना चाहती है तो उसकी व्यवस्था की जाएगी। और अन्य जो भी अपने परिजनों के साथ पुनर्वास करना चाहती है तो उनको हम यहाँ बुला करके
उन्हें हम समझाएंगे ताकि उसका पुनर्वास हो, वो सहसम्मान अपने घर में लौटे और अपना भावी जीवन जो है वह सुखपूर्वक निभाए। और यही हमारी सबसे एक प्रकार से निवेदन है, और ये कि आप इसका अधिक से अधिक प्रचार करें। नमस्कार।